हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी के फैमिली विंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल आए थे। वांग जी अपने फैमिली को देख कर कहता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वांग जी के ग्रैंडफादर वांग जी को डांटते हुए कहते हैं कि इतना कुछ हो गया, वांग जी ने उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो वांग जी उन्हें घूरते हुए कहता है कि वो मैं भला क्यों करूं? वांग जी और ग्रैंडफादर दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। उन दोनों को घूरते हुए देखकर ग्रैंड मदर कहती हैं कि वो दोनों एक दूसरे को घूरना बंद करें और यहाँ हॉस्पिटल में लड़ना बंद करें। तो ग्रैंड माँ की बात सुनकर ग्रैंडफादर कुछ नहीं कहते हैं। तभी उस रास्ते से मैडम यू गुजरती हैं। वो विंग को चेकअप करने के लिए जा रही थी। तभी उनकी नज़र लैन फैमिली पर पड़ती हैं, जो कि वहीं बैठे थे। लैन फैमिली को देखकर मैडम यू के आंखों में आंसू आ गए। मैडम यू को देखकर मैडम लैन की भी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी आंखें आंसू भरी आंखों से मैडम यू को देख रही थी। तभी मैडम यू को कुछ याद आता है। उनके चेहरे पर थोड़े गुस्से आ जाते हैं। मैडम यू उन सबको इग्नोर करके विंग के रूम में चली जाती है। वहीं वांग जी मैडम यू के हर एक्टिविटी को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी कुछ नहीं कहता है। कुछ देर के बाद सभी लोग वार्ड में विंग से मिलने जाते हैं। मैडम यू विंग को चेक करते हुए कहती है, मिस्टर लैन, आपके हस्बैंड को 2 से 4 घंटे में होश आ जाएगी। ये बोलकर मैडम यू विंग को इंजेक्शन लगाती है और वहाँ से जाने लगती है। वांग जी हैरान था, क्योंकि मैडम यू वांग जी के हस्बैंड का बात कर रही थी। इसका मतलब मैडम यू नहीं चाहती थी कि लैन फैमिली को पता चले कि विंग उनका सन है। तभी वांग जी को किसी की आवाज़ आती है, यू, क्या तुम इतनी नाराज़ हो कि अब तुम हमसे मिलोगे भी नहीं? मैडम यू थोड़ा कड़क आवाज़ में कहती है, जो रिश्ते पीछे छूट जाते हैं और जिस रिश्तों को अपनाने से तकलीफ़ होती है, उस रिश्ते को या तो ख़त्म कर देनी चाहिए या उस रिश्ते से दूर हो जानी चाहिए, पर उसे वापस अपने गले नहीं लगाना चाहिए। ये बोलकर मैडम यू वहाँ से चली जाती है। मैडम लैन के कंधे पर ग्रैंड माँ हाथ रखती है और कहती है, सब ठीक हो जाएगा। वांग जी ग्रैंडफादर को घूरते हुए कहता है, अगर आप लोग का मिलना हो गया हो तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, पर मैं जानना चाहता हूँ विंग को क्या हुआ है, वो इस तरह से बेहोश क्यों है? वांग जी गुस्से में कुछ कहने ही वाला था, तभी लैन सिचन बात को संभालते हुए कहते हैं, वो ग्रैंडफादर विंग टहल रहा था तो उसकी एक्सीडेंट हो गई। लैन सिचन की बात सुनकर सबको थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि विंग के सर पर कोई पट्टी नहीं थी। ग्रैंडफादर एक नज़र वांग जी को और लैन सिचन को देखते हैं और कहते हैं, नहीं, तुम सब सच नहीं बोल रहे हो, तुम सब मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्योंकि ग्रैंडफादर इतना तो समझ गए थे कि वो दोनों कुछ नहीं बताने वाले। ना चाहते हुए सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें कुछ घंटे की बात का दिखाया जाता है। विंग के रूम में एक नर्स विंग की एग्जामिन कर रही थी। तभी विंग का हाथ कांपने लगता है। विंग थोड़ा बेचैन होने लगा। विंग बस एक ही बात कहे जा रहा था, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। विंग के सामने वांगजी का भयानक रूप था, जिसमें वांगजी किसी को बेरहमी से मार रहा था। विंग रोते हुए कहता है, ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो, उसे मत मारो। ये बोल विंग कांप रहा था। तभी वो नर्स देखने लगती है। वो समझने की कोशिश कर रही थी। जब देखती हैं कि विंग की हालत ख़राब होती जा रही है, तो वो चिल्लाकर डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है इस बारे में। नर्स की बात चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वांगजी और मैडम यू सभी दौड़ के विंग के पास आते हैं। वांगजी जब अंदर आता है तो देखता है
विंग बेड पर अपना हाथ पांव पटक रहा था। तभी मैडम यू विंग के पास आती है। मैडम यू इस वक्त बहुत डरी हुई थी। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी वांगजी जाकर विंग का हाथ पकड़ लेता है। तब वांगजी कहता है, मिसेस जियांग, देखिए ये विंग को क्या हुआ है, आप खड़ी क्यों हैं? वांगजी के बात सुनकर मैडम यू अपने होश में आती है। मैडम यू विंग की ऐसी स्थिति देखकर वो घबरा गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैडम यू विंग को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तो वांगजी कहता है, क्या हुआ है विंग को, इसे जल्दी से होश में लाओ। तभी मैडम यू कहती है, ओ माय गॉड, इसे होश में लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके माइंड पर कुछ इन्फेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो ये लॉन्ग समय तक कोमा में जा सकता है। ये बोलकर मैडम यू नर्स की तरफ देखते हुए कुछ इंजेक्शन लाने को कहती है और मैडम यू की बात सुनकर वो नर्स वहाँ से इंजेक्शन लाने चली जाती है। विंग की हालत देखकर मैडम यू के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग जोर जोर से चिल्ला रहा था, जैसे वो सुनने समझने की हालत में नहीं हो। विंग अपने अतीत में जा चुका था, जिसके उसे हर तरफ खून ही खून दिख रहे थे। तो कहीं कुछ लड़कों के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो किसी की गिड़गिड़ाने की। इसमें वो कंफ्यूज हो गई। विंग की माइंड क्लियर नहीं हो रहा था, वो बहुत कंफ्यूज था। तभी विंग की आवाज़ शांत हो जाती है, क्योंकि मैडम यू ने विंग को इंजेक्शन लगा दिया था। मैडम यू विंग की आंखों को देखती है। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। अपने बेटे को इस हालत में देखकर भी वो वांगजी से कुछ नहीं बताती है। वांगजी के 1000 बार पूछने के बावजूद मैडम यू वांगजी को कुछ भी नहीं बताती है। मैडम यू वांगजी से कहती है, वो कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगा और होश में भी आ जाएगा। तो वांगजी मैडम यू से कहता है, क्या मैं विंग को घर ले जा सकता हूँ? तो मैडम यू कहती है, नहीं वांगजी, अगर विंग फिर से कोई प्रॉब्लम में फंसा तो? अगर तुम विंग को घर लेकर चले जाओगे तो फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो वांगजी कहता है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये बोलकर वांगजी विंग को कैरी कर लेता है और कुछ ही देर में सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मैडम यू बस जाते हुए विंग को देख रही थी। अब हमें लैंड मैंसन का दिखाया जाता है। अब शाम हो गया था। विंग की आंखें धीरे धीरे खुलती है, तो वो पहले समझने की कोशिश करता है वो कहाँ है। तभी उसे घबराहट होने लगती है, पर सामने अपनी और वांगजी की शादी की फ़ोटो देखकर वो रिलैक्स हो जाता है। विंग उस फोटो को देख रहा था, वो उस फोटो में वांगजी को देख रहा था। विंग वांगजी के फ़ोटो देखते देखते वांगजी की चेहरा हैवान की तरह दिखने लगता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी वांगजी, जो विंग के लिए किचन में सूप बना रहा था, वो दौड़कर रूम में आता है। लूसी भी और मैडम लैन भी सभी दौड़कर विंग के रूम में आते हैं। विंग चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मेरे पास मत आना, तुम वहीं रहो। विंग वांगजी को देखकर बस कुछ भी बोले जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसको क्या कह रहा है। विंग कहता है, तुम एक क्रिमिनल हो, तुम एक हैवान हो, तुम मेरे पास मत आना। ये बोलकर विंग पैनिक कर रहा था। वांगजी विंग के बातों को इग्नोर करके विंग के पास जाता है। तभी विंग वांगजी को दूर ढकेल देता है। इस वक्त विंग अपने होश में नहीं था। वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वांगजी विंग को एक जोर का थप्पड़ मारता है, तो विंग अपने होश में आ जाता है और वांगजी को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। विंग वांगजी को देखकर बहुत रो रहा था। विंग वांगजी को देखकर एक कदम पीछे हो जाता है। ये देखकर वांगजी विंग को हग कर लेता है और कहता है, विंग, यहाँ कुछ भी नहीं है, शांत हो जाओ, देखो मैं हूँ, मेरी तरफ देखो। लूसी और मैडम लैन वांगजी और विंग को इतना करीब देखकर वो उस रूम से जाना ही बेहतर समझती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वांगजी है ना यहाँ संभालने के लिए विंग को। वांगजी विंग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है विंग, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो तुम लोगों के साथ कुछ भी कर सकता था।
तो क्या तुम्हें बर्दाश्त होता? क्या तुम चाहते हो जो तुम्हारे साथ हो वही दूसरों को भी साथ हो? ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग अपनी कांपती आवाज में कहता है, पर आपने उसे इतना बेरहमी से मारा, आपने उसे बेरहमी से मारा। विंग एक ही वर्ड को बार बार दोहराया जा रहा था। तभी वांगजी फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे जैसे पकड़ने लगता है। विंग फिर से एक कदम पीछे हो जाता है। वांगजी को विंग की ये हरकत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो विंग का हाथ खींचते हुए अपने करीब कर लेता है और गुस्से में कहता है, मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना। वांगजी की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर विंग डर जाता है। वो वांगजी की तरफ देखने लगता है तो वांगजी कहता है, फर्स्ट एंड लास्ट, तुम्हें ये बात समझा रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई टच करने की भी कोशिश किया तो मैं उसका वही हाल करूँगा जैसे मैं उस आदमी का किया था। वांगजी का ऐसा कन्वर्सेशन विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। वो वांगजी को देखने लगता है। विंग के होठ इस वक्त कांप रहे थे। वांगजी विंग के लिप्स पर अपना फिंगर्स फिराते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें जोर से मारा? वांगजी अपने फिंगर को विंग के लिप्स पे जोर से रब करते हुए कहता है, तुझे टच करने का हक सिर्फ मेरा है। ये बात मैंने बहुत पहले ही तुम्हें बताया है विंग, और आज भी कह रहा हूँ। ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। ये कहते हुए वांगजी एक नज़र विंग के लिप्स पर देखता है और अपने फिंगर को हटा कर कहता है, मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। जैसे मैंने उस आदमी को मारा वैसे ही मैं तुम्हें मारूंगा, और तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे फैमिली को। विंग अपनी नम आंखों से वांगजी को देखता है। वांगजी विंग को छोड़ते हुए कहता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, पर तुम्हें रहना तो मेरे ही साथ है। मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देना चाहता कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो। मेरी इस बात को तुम अपने दिमाग में बिठा लो। तुम अपना ज़्यादा दिमाग चलाने की कोशिश भी मत करना, और मुझसे दूर भागने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अगर तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश भी किया तो तुम जानते हो ना मैं क्या करूँगा। ये बोलकर वांगजी विंग को छोड़ देता है। विंग डरते हुए सिर्फ वांगजी को देख रहा था। वांगजी वहाँ से चला जाता है। विंग बस वांगजी को देख रहा था। वांगजी जब अपने क्लोजेट रूम में जाता है तभी उसके पीछे विंग की आवाज़ आती है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग कहता है, क्या जो मैंने सुना है वो सच है कि आप एक माफिया हैं? वांगजी एक गहरी सांस लेकर विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं कौन हूँ और कौन नहीं ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे बारे में तुम्हें पता चल भी गया तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं कितना खतरनाक हूँ ये तो तुम देख ही चुके हो ना। ये बोलकर वांगजी वॉशरूम में चला जाता है। विंग अपने फेस पे हाथ रख के रो रहा था। तभी उसके दिमाग में एक बात हिट करती है, क्या वांगजी ही हैंगवांजुन है? पर वो मुझसे छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हैंगवांजुन तो बहुत ज़्यादा डेंजरस माफिया है ना। वो इतना खतरनाक है कि लोग उसके नाम से भी डरते हैं। पर वांगजी तो मुझे बचाने के लिए उस इंसान को मारा। नहीं, वांगजी हैंगवांजुन नहीं हो सकते। विंग ये सब सोचकर अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद वांगजी एक टॉवल को भिगो कर लाता है और डोर को लॉक कर देता है। वांगजी विंग के पास जाता है। विंग तो अपनी डरी हुई आंखों से वांगजी को देख रहा था। विंग की आंखों में अपने लिए इतना डर देखकर वांगजी को अच्छा नहीं लगता है। वांगजी इस वक्त विंग की आंखों में अपने लिए इतना खौफ देख रहा था। पता नहीं क्यों वांगजी को
बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे कहीं ना कहीं यही लगता है कि विंग को डर कर रहना ही अच्छा है, ताकि वो उसकी बात आसानी से माने। वांगजी विंग के पास जाकर बेड पर बैठ जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग का हाथ इस वक्त अभी भी कांप रहा था। वांगजी जो टॉल भिगा कर लाया था, उस तौल से विंग के हाथों को क्लीन करता है, विंग के पूरे फेस को क्लीन करता है। वो विंग के पूरी बॉडी को क्लीन कर रहा था। वांगजी का इतना केयर भी विंग का डर ख़त्म नहीं कर पा रहा था। वांगजी विंग के पूरे बॉडी को क्लीन करने के बाद वो विंग के ऊपर से नीचे तक देखता है। विंग तो खुद को ढकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो इस वक्त वांगजी के सामने नेकेड था। वांगजी बस विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है, उसे अपनी एक शर्ट पहना देता है, जो विंग को काफ़ी लॉन्ग हो रहे थे, क्योंकि विंग की हाइट वांगजी से बहुत छोटी थी। थोड़ी देर बाद मैडम यू विंग के लिए सूप लेकर आई। वांगजी अपने मॉम को एक नज़र देखता है और विंग के ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट कर देता है और रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं मैडम लैन विंग के पास आती है, तो विंग मैडम लैन को हग करके रोने लगता है। मैडम लैन विंग के बैग को सिर्फ सहला रहे थे। वो उसे अच्छा फील कराना चाहती थी, ताकि विंग जल्दी शांत हो जाए। मैडम लैन विंग से कहती है, क्या हुआ विंग, तुम इतना रो क्यों रहे हो? विंग मैडम लैन से कुछ नहीं बताता है। काफ़ी देर रोने के बाद मैडम लैन थोड़ा डांटते हुए कहती है, विंग, ये क्या कर रहे हो तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आए हो। तुम ऐसे रोओगे तो तुम्हारी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी। ज़रा देखो तो तुम अपने आप को, एक ही दिन में कितना वीक हो गए हो। ये बोलते हुए मैडम लैन विंग को सूप पिलाने लगती है, जो वांगजी ने बनाया था। मैडम लैन सूप पिलाने के बाद विंग को मेडिसिन खिला देती है और विंग को सुला देती है। मैडम लैन को सुलाने के बाद विंग भी अपने आंखें बंद कर लेता है। वांगजी अपने स्टडी रूम में था। वो लोग वहाँ लैन सिचेन और सुयांग सोंगलैन वन्नी, वो सभी आपस में बात कर रहे थे। वांगजी अपने चेयर पर बैठा था और सभी उसके सामने बैठे थे। वांगजी को देख कर लग रहा था कि वो इस वक्त कितना गुस्से में है। वांगजी गुस्से में कहता है, तुम्हें पता चला ये सब के पीछे कौन है? तो वैनिंग कहता है, हमें अभी तक ये तो नहीं पता चला कि ये सब के पीछे कौन है और वो जेंग चेंग और विंग को किडनैप क्यों किया था। ये बोलते हुए वैनिंग एक पेपर निकाल कर वांगजी के सामने रखता है। वांगजी उस पेपर को देखता है, जिस पर बॉडी स्कैन और फिंगरप्रिंट थे। उस पेपर में हर तरह का बॉडी स्कैन किया गया था। वांगजी लैन सिचेन और सुयांग वन्निंग की तरफ देखता है, तो सोंगलैन कहता है, वहाँ से एक आदमी जो बैग लिए पीछे के रास्ते से भाग रहा था। जब मैंने उसे पकड़ा तो उसने बताया कि वो वहाँ सिर्फ उनके बुलाने पर आया था, लेकिन मुझे देखकर लग रहा था कि वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। पर मैंने उसे बहुत मारा, फिर भी वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। जब मैंने उसे अपनी गन दिखाई तो वो डर गया और मुझे सारे सच बता दिया, और उसने ये क्या कहा कि उसे इस काम के लिए पैसे मिले हैं। ये बोलकर उसने सारे पेपर मुझे दे दिए और मैंने पेपर ले लिया और उसे वहीं मार दिया, क्योंकि वो जीने की लायक नहीं था। पता नहीं कितनों के साथ ऐसा कर चुका था। सोंगलैन की बात सुनकर वांगजी समझ जाता है कि ये क्यों किया गया है। तभी लैन सिचेन घूरते हुए कहते हैं, वांगजी, मुझे लगता है कि ये सब के पीछे वैन जूलियो है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि वैन जूलियो लड़कियों के साथ क्या करता है, लेकिन वो इस बार विंग को क्यों चुना। वांगजी भी लैन सिचेन के बात से सहमत था और कहता है, ये तो मैं जान के रहूँगा कि उसने इस बार विंग को क्यों चुना। अगर ये सच निकला तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उसे जान से मार दूँगा। इस बार
उसने मेरे हस्बैंड को टच करने की कोशिश की है, तो मैं उसे ज़िंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। दूसरी तरफ एक आदमी अपने कमरे में बैठकर एक बॉय के फ़ोटो को देखे जा रहा था। वो पर्सन फ़ोटो पे हाथ फिराते हुए कहता है, द माफिया किंग। तुम भले ही मुझे उस तक पहुंचने नहीं दिया, पर मैं बहुत जल्द तुम्हारे हस्बैंड को अपने पास लेकर आऊँगा। मैं उसे हासिल करके रहूँगा। मैं तुम दोनों को एक दूसरे से अलग करके रहूँगा। ये बोलते हुए वो पर्सन एक डेविल स्माइल करने लगता है। लैन वांगजी, तुम मुझ तक कभी नहीं पहुँच पाओगे और ना ही तुम मुझे ढूंढ पाओगे। तुम हमेशा से यही सोचते रह जाओगे कि आखिर इस सब के पीछे था कौन, आखिर इस सब का मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन तुम ये कभी नहीं जान पाओगे। ये बोलकर वो पर्सन पागलों की तरह हंसने लगता है। लैन मंथन दिखाया जाता है। रात का 12 बज रहे थे। वांगजी अपने रूम में जाता है तो देखता है विंग मैडम लैन की गोद में सो रहा था। मैडम लैन बेड के किनारा पर बैठी थी और विंग का सर उनके गोद में था और उनकी आंखें बंद थी। मैडम लैन जब किसी की आहट का महसूस करती है तो वो अपनी आंख खोलकर वांगजी को देखती है। मैडम लैन विंग को धीरे से सर उठाकर बेड पर रख देती है और उसे ठीक से लेटा देती है और वहाँ से जाने लगती है। मैडम लैन जाते जाते रुक जाती है और कहती है, तुम उसका ख्याल रखना। मैडम लैन के बातें सुनकर वांगजी कुछ नहीं कहता है। मैडम लैन एक नज़र वांगजी को देखती है और वहाँ से चली जाती है। मैडम लैन के जाने के बाद वांगजी विंग के पास जाता है और उसके पास बैठकर विंग के बालों को रफ करने लगता है। फिर वो वहाँ से उठता है और डोर को लॉक कर देता है और वो विंग के बगल में आकर लेट जाता है। वांगजी विंग को हक करके कहता है, विंग, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूँगा। विंग, मैं नहीं जानता हर कोई तुम्हारे बारे में जानने से मुझे क्यों रोक रहा है। कोई क्यों नहीं चाहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानूं, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जान लूँगा। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे दुखों से आज़ाद कर दूँगा विंग, क्योंकि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख पाता हूँ। जब तुम पैनिक करते हो ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं चाहता कि तुम इतना डर के रहो। ये बोलकर वांगजी विंग के फोरहेड पर किस करता है। वांगजी के विंग के फोरहेड पर किस करने के बाद वांगजी की नज़र विंग के लिप्स पे जाती है। वांगजी विंग के लिप्स को लगातार देखे जा रहा था। वांगजी को इस वक्त विंग के लिप्स पे किस करने का मन कर रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि विंग इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है। वांगजी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। अगले ही पल वांगजी फिर से एक बार विंग को देखता है तो उससे रहा नहीं जाता है। वो विंग को अपने और करीब कर लेता है। वांगजी इस वक्त विंग के ऊपर था। वो दोनों का लोअर पार्ट एक दूसरे से टच हो रहे थे। वांगजी झुककर विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। वांगजी विंग को पैसिनेट किस कर रहा था। कुछ देर किस करने के बाद वांगजी किस को ब्रेक करता है। इस वक्त वांगजी को मन कर रहा था कि वो विंग को टच करे। इस वक्त वांगजी के मन में और भी ज़्यादा कुछ करने का मन था। वांगजी पूरी तरीके से विंग के ऊपर आकर विंग के लोअर लिप के नीचे मोल पर वो किस करने लगता है। वांगजी के ऐसा करने की वजह से विंग नींद में हल्के हल्के मौन करने लगता है। वांगजी विंग के लोअर लिप से होकर विंग के नेक के पास आकर उसको लिक करने लगता है। वांगजी के अंदर विंग को पाने की चाहत थी। वांगजी अपना एक हाथ विंग के ब्रेस्ट पर रख देता है और उसे अपने हाथों से प्रेस करने लगता है। वांगजी लगातार विंग के नेक पर लिक कर रहा था। विंग इस वक्त गहरी नींद में था। वो वांगजी को खुद से दूर कर रहा था।
विंग को इस वक्त मेडिसिन का असर था, इसलिए वो खुद को ज़्यादा हिला नहीं पा रहा था और वो ना ही नींद से बाहर आ पा रहा था। वांग जी इस वक्त अपनी नशीली आंखों से विंग को देख रहा था और वो विंग के ऊपर से उठता है और अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। वांग जी अपना शर्ट उतारने के बाद विंग का शर्ट का बटन खोल देता है। उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर झुक जाता है। फिर वांग जी विंग के बॉडी पे अपने आप को रफ करने लगता है। वांग जी के दोनों हाथ इस वक्त विंग के बॉडी का मुआयना कर रहा था। विंग इस वक्त वांग जी के सामने नेकेड था। वांग जी के आंखों में इस वक्त विंग के लिए कुछ और ही था। वांग जी विंग को चेस्ट को देखता है, फिर वो सब क्लिक बाइट करने लगता है। विंग को अपनी नींद में ये महसूस हो रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वांग जी इस वक्त विंग को बहुत ज़ोर से किस कर रहा था। वो किस कम और बाइट ज़्यादा कर रहा था। वांग जी के हाथ विंग के पूरे बॉडी को रफ कर रहे थे। वांग जी विंग को कमर से टच करते हुए उसके थाई तक आता है। वांग जी जब नीचे विंग का लोअर पार्ट देखता है तो वो एकदम क्रेजी हो जाता है। वांग जी अपने पार्ट को विंग के पार्ट पर प्रेस कर रहा था। वांग जी के ऐसा करने से विंग को दर्द हो रहा था। वांग जी को इतना से मन नहीं भरा तो विंग के साथ और भी कुछ करना चाहता था। वांग जी अपने फेस को उठाकर विंग को अपने इनोसेंट आंखों से देखने लगता है। वांग जी फिर से विंग को किस करने लगता है। विंग इस समय वांग जी के सामने नेकेड था। वांग जी इस समय विंग में खो चुका था। तभी विंग के टेबल के पास एक गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। कुछ टूटने की आवाज़ सुनकर वांग जी अपने होश में आता है तो वो अपने आप को देखता है और विंग को देखता है। वांग जी तुरंत वहाँ से उठ जाता है। शायद यह किसी का इशारा था या फिर वांग जी खुद को रोकना चाहता था, लेकिन वांग जी की कंडीशन अब ठीक नहीं थी कि वो खुद को रोक पाए। वांग जी इस वक्त इतना हॉट हो चुका था। वांग जी इस वक्त खुद को हार्ड महसूस कर रहा था। वांग जी अब परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांग जी के बॉडी में इस वक्त दर्द महसूस हो रही थी। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वांग जी पागलों की तरह अपने बाल को खींचने लगता है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान कितना भी बहक जाए लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करना जानता है। एक इंसान को खुद को कंट्रोल करने के बहुत से तरीके होते हैं। तभी वांग जी के दिमाग में लूसी आती है। ये ख्याल आते ही वांग जी तुरंत अपने आप को झटक देता है। वो अपने गालों को थपथपाया जा रहा था। वांग जी अपने गालों को थपथपाते हुए कहता है, नहीं वांग जी, तुम विंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम विंग से प्यार करते हो ना, तो तुम विंग के अलावा किसी और के बारे में कैसे सोच सकते हो। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ विंग है। अगर तुम्हारे बीच कुछ होगा भी तो सिर्फ विंग के साथ। वांग जी एक बार फिर से विंग को देखता है और उसके पास आता है। वांग जी विंग के बॉडी को सहलाते हुए कहता है, आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलकर वांग जी विंग की तरफ झुकने लगता है। अगले ही पल वांग जी उठकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे विंग की हालत याद आ रही थी। उसके साथ हुए हादसे को याद करते ही वांग जी खुद को कंट्रोल करना चाहता था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कंट्रोल करे कैसे। वो तो इस वक्त इतना हार्ड हो चुका था कि उसे इस वक्त कोई चाहिए था। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत वहाँ से उठता है और वॉशरूम में चला जाता है और अपने ऊपर ठंडा पानी का शावर ऑन कर देता है, पर वो ठंडा पानी भी वांग जी के ऊपर कोई असर नहीं करता है। उस ठंडा पानी में भी वांग जी को बॉडी पर काफ़ी पसीने आ रहे थे। वो अपना बाल नोचते हुए शावर के नीचे बैठ जाता है। तभी वांग जी को कुछ याद आता है। वांग जी की हालत बहुत ख़राब थी। अब चलिए हम वांग जी की फ्लैशबैक देखते हैं। वांग जी एक अंधेरे रूम में था।